हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ग्रुप डी 2022 का रियल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन रखा गया है। तो आइए क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोल्व करें, किस तरह आसान तरीका से क्वेश्चन को सोल्व करें, वो हम लोग समझेंगे। और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको अलग अलग तरीका से बनाने का मेथड भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि संख्या, इसमें क्या यदि संख्या देखिए डिजिट में दिए हुए है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या नई संख्या में पहले पांचवें और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा। पहले पांचवें और अंतिम, बस 3 अंक का बात करा है तो हम लोग 3 अंक पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ करा है कि पहला, तो पहला यहाँ पे 9 है, 9 में 9 कौन सा है, विषम, तो विषम में आपको 2 जोड़ना है। ठीक है, तो पहला संख्या यहाँ पे डिजिट देखिए कि 9 है, 9 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पांचवा, इसमें पांचवा संख्या देखिए क्या है, पांचवा संख्या 7 है। पांचवा संख्या क्या है, 7। अब 7 विषम में क्या करना है आपको, 2 जोड़ना है। ठीक है, तो विषम में अगर हम 2 जोड़ेंगे सबसे पहले जो कह रहा है इसमें सम में आप कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 सम है, इसमें 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या देखिए, विषम संख्या 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है सम, सम में 1 घटाना है तो 7 हो जाएगा। यहाँ 7 है विषम, 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 है सम, 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 5 विषम है, 2 जोड़ दीजिए, 7 हो गया। लास्ट में 1 है विषम, तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, 3। अब ये जो संख्या बनेगा इसमें आप देखिए कह रहा है पहला, तो पहला आपका ये हो जाएगा 1। उसके बाद पांचवा यहाँ पे कौन हो जाएगा, 7। और लास्ट अंतिम कौन हो जाएगा, बस तीनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इस टाइप से नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बस आप जो कह रहा है वो उसको आप फॉलो कीजिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि 48, ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात ग्रुप डी के लिए खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अनुपात समानुपात में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपको इसके बराबर होगा। बी और बी को, बी बी का मतलब हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 48 गुने 75। अब आपको इसको गुना करेंगे या फैक्टर कर दीजिए, 2 पेयर बनाने हैं, बी स्क्वायर है इसलिए 2 टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 3। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 48 को 16 गुना 3, 16 3 48। बस स्क्वायर आपको बना देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 हो गया, 3 का पेयर बनेगा 25 का, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का 5 होगा, और 3, इस तीनों को हम गुना करेंगे, 4 5 20 30 60, 60 आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये 75 है। ठीक है, तो 75 जो होगा क्या होगा, 25 गुने 3 होगा। तो पहले हम 25 से गुना करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 25 को अगर हम 4 बार गुना कर दे, ये याद रखिएगा, 25 को 4 बार गुना करते हैं तो 100 हो जाता है। ठीक है, तो 25 को अगर 48 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200, क्योंकि एक चौथाई करना है। और 1200 को 3 से गुना कर देंगे तो 3600। डायरेक्टली देखिए कि 3600 किसका स्क्वायर होगा, 60 का। ठीक है, तो 60 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब देखिए क्या कर रहा है, तरह कि एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बोला जाए 1/5 होता है, मतलब 5 में 1 का नुकसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो आपका 4 का वैल्यू हो गया 50 रुपया।
ठीक है। तो क्रय मूल्य जो सीपी होगा वो 5 का वैल्यू होगा, ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो हम 4 से भाग देंगे, इसमें 1 का वैल्यू निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो 5 का वैल्यू हो जाएगा। तो 4 से भाग दे रहे हैं तो 50 का आधा 25, 25 का आधा कितना 12.5। इसको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 62.5। ये पहला का सीपी हो गया, पहला किस्म के चावल का सीपी। ठीक है, 62.5। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए आगे, कि जब अन्य किस्म चावल को 72 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है तो 20% का लाभ होता है। अब 20% मतलब 5, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 6 है, 6 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 72, 5 का वैल्यू पूछा है कि 5 सीपी होगा। ठीक है, तो लॉस होने पे ये घटता है, प्रॉफिट होने पे बढ़ जाता है। तो 6 का वैल्यू 72, 1 का वैल्यू 12 हो जाएगा, है ना, तो 12 कम कर दीजिए, तो ये 60 हो जाएगा 5 का वैल्यू। तो पहला किस्म का, अब देखिए ध्यान से, कि पहला किस्म में 62.5 है एक का सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो पहला क्या 62 दशमलव कितना है, सवाल करा कि 3 और 2 के अनुपात में इसको मिलाया जाता है और तब जाके 64 रुपए की दर से बेचा जाता है, कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए इस टाइप के थोड़ा सा इसमें आपको डायरेक्ट ये सब प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, कि 4 का वैल्यू 50, 5 का वैल्यू 62.5 डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 का वैल्यू हो गया 72, तो 5 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 12, तो 12 माइनस हो गया तो 5 का वैल्यू 7। ध्यान आपको ये देना है, आपको आप कि मिश्रण पे भी और हम लोग 3 और 2 के अनुपात में मिला रहे हैं, मतलब कि 62.5, इसका वैल्यू 3 केजी लेंगे और 60 वाला को 2 केजी लेंगे, ये रेशियो है, इस अनुपात में करें। तो ओवरऑल इसका प्राइस क्या होगा, देखिए दोनों को हम लोग कल्पित माध्य जैसे मानते हैं, दोनों का अगर हम 60 मान लेंगे, इसे यहाँ पे देखेंगे कि 60 से कितना ज्यादा है 2.5, तो 1 केजी में 2.5 ज्यादा है, तो 3 केजी में कितना ज्यादा होगा 7.5। ये आपका जो है 7.5 केजी ज्यादा होगा, लेकिन इसको हमको कितना केजी में 5 केजी में बांटना है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 केजी हो जाएगा। ठीक है, ये बस यहीं पे आपको समझना था। तो 1.5 केजी इसमें हम 60 में ऐड कर देंगे, तो इसका औसत जो हो जाएगा वो 61.5 हो जाएगा, 61। अब आपको कंपेयर करना है कि 61.5 रुपया क्रय मूल्य हो गए सीपी, 64 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना का होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट की बात करेंगे तो 62 है, 2 हो गया तो 2.5 हो गया प्रॉफिट, 2.5। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2.5 जो हुआ है प्रॉफिट, वो कितना परसेंट होगा 61 का, बस ये आपको ध्यान देना है। तो अगर ऑप्शन पे आप ध्यान दिया जाए तो 61 यहाँ पे है, अगर हम 1% की बात करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, इसका कितना गुना है 4 गुना है, 6 × 24, है ना, तो 4 गुना के आसपास जो है 4.1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तब जाके ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा, नहीं तो एग्जाम में अगर एक बार में बनना है तो सही, नहीं तो उसको स्किप करके छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। कह रहा है 6 छात्र, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसका प्रैक्टिस करके जाना। 6 छात्र जो है ABCDF एक अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भाग लिया, उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, सी ने डी से अधिक। देखिए आपको बस इसमें अगर क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, छात्रों में किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो आपको देखिए इसमें ध्यान देना है सबसे अधिक कौन होगा, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है,
जैसे कह रहा है पहला स्टेटमेंट है सी ने डी से अधिक प्राप्त किया, तो सी जो है डी से अधिक प्राप्त किया, ठीक है, तो डी आंसर नहीं होगा। किंतु बी से कम प्राप्त किया है, बी से कम प्राप्त किया, तो इसमें सी और डी दोनों आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में सी डी रहता है तो इसको हटा देते। दूसरा स्टेटमेंट देखिए ई ने ए से कम अंक प्राप्त किया है, तो अब देखिए क्या करा, ई ने ए से कम प्राप्त किया है, तो ई आंसर नहीं होगा सबसे अधिक। बी ने ए से अधिक, अब बी जो है ए से अधिक प्राप्त किया है, तो ए भी आंसर नहीं होगा। किंतु एफ से कम, अब एफ से कम है बी, तो बी भी आंसर नहीं होगा, तो बच गया कौन, एफ इसका आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो आप लिख के भी कर सकते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद आपको ध्यान देना, लेकिन ऑप्शन से हटाना जो है ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ड मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इसमें टाइम कम लगेगा और आसानी से भी बन जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड मेथड देखते हैं सी ने डी से अधिक, तो सी जो है वो बड़ा हो गया किससे, डी से, लेकिन ये बी से क्या है, छोटा है, सी। ई ने ए से कम, ई जो है वो ए से क्या है, कम है। बी ने ए से अधिक, और बी जो है आपका वो ए से अधिक है, किंतु एफ से क्या है, ये कम, बी से भी बढ़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट और है कि सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए, सी, अब सी जो है वो ई से कम है, मतलब कि कह सकते हैं कि सी से बड़ा होगा ई, इस स्टेटमेंट पे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये थोड़ा इससे लिखने में भी टाइम वेस्ट होगा, और इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें लगाना, इसी का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि एक कथन दिया स्टेटमेंट ग्रेटर देन और इक्वल का, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, सत्य है। पहले देखिए यहाँ पे कि क्यू, क्यू और टी, क्यू के साथ आर का जो है वो ग्रेटर का है लेकिन इक्वल का नहीं है, इसलिए ये इक्वल वाला स्टेटमेंट नहीं बनेगा। टी जो है यू से बड़ा है, यहाँ पे देखिए टी जो है वो यू से क्या है, छोटा है, तो ऑप्शन पे ही ध्यान देना है। क्यू जो है यू से, अब ध्यान दीजिए क्यू जो है यहाँ पे फिर से देख लीजिए, क्यू और यू के बीच जो है ग्रेटर का तो है लेकिन इक्वल का कोई रिलेशन नहीं, तो बच गया कौन, 4 नंबर, 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए एस जो है वो बराबर है टी के, इसके जगह पर हम टी लिख सकते हैं, और इसके साथ इक्वल और ग्रेटर दोनों साइन है, इसलिए 4 नंबर जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो है 814 सेंटीमीटर की वजह यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको 814 दिया हुआ है, ठीक है। अब आर स्क्वायर और एच और आर बराबर है, और हमको क्या निकालना है, इसमें क्या करा है आपको, ऊंचाई करा है, तो आर के जगह पे एच लिख देंगे, तो एच स्क्वायर और एच को मल्टीप्लाई एच क्यूब होगा, और यहाँ पे 814 पाई से डिवाइड करना है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, तो 7 जो है ऊपर चला जाएगा, ये पाई जो है ये आपको इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बस इसी को ध्यान में रखना है। तो हम लोग सबसे पहले 11 से ही काटते हैं, 11×7=77 और 11×4 = 44, 11 से काटेंगे दो, दो से इसको जब काटेंगे हम तो ये आपका कितना हो जाएगा, 37। अब 37 और 7 को मल्टीप्लाई 259 होगा, यहाँ क्यूब है तो क्यूब रूट वाला आंसर होगा, ठीक है। 259 का क्यूब रूट होगा एच के बराबर, यहाँ ऊंचाई आपसे पूछ रहा है एच। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एन का मान पूछ रहा है,
तो इनका मान पूछ रहा है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में बस आपको इक्विवेलेंट करना है, बराबर देखना है। जैसे राइट साइड अगर हम देखते हैं, तो भाग में पावर घटेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, तो 2 पर पावर 6 हो रहा है। अब इधर भी 2 पर पावर 6, तो यहाँ तो -7, तो ये वाला इस टर्म में कितना होना चाहिए, -7 है तो ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 13, तभी जाके 6 होगा, क्योंकि 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा। तो यहाँ पे 13 होना चाहिए, 13 होने के लिए n का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो हम देखेंगे, ऑप्शन रखेंगे 3 3 9 4 13, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सोचना है, तो ओरली क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। उसका देखिए, समखंडभुज कम समखंडभुज में जो होता है, प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछ रहा है। अब देखिए, हम लोग बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं, बहुभुज में बहुत सारा भुजा होता है, समखंडभुज मतलब 6 भुजा वाला हुआ। तो 6 भुजा है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसमें एक्सटर्नल एंगल, याद रखिएगा, बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है 360/n होता है। 360 डिग्री दे दिए, फॉर्मूला क्या रहेगा, 360 डिग्री और बटा में n। n क्या है, भुजों की संख्या, यहाँ पे n 6 है, तो 6 से अगर भाग देते तो 60 डिग्री आएगा, तो बाहर वाला कोण 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक अंतःकोण की माप, अंदर वाला कितना होगा, तो 180 में से माइनस करना। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, बाहर वाला जब होगा जितना, अंदर वाला जो होगा, दोनों को प्लस करने पे 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बाहर वाला निकालेंगे, 360/n से डिवाइड करके। ठीक है, n है भुजा की संख्या, उसके बाद माइनस कर देंगे तो अंदर वाला कोण निकल जाएगा, इसलिए 60 माइनस करने पे 180 में 120 है, इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। इसमें देखिए 7 व्यक्ति है, वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। 7 व्यक्ति, देखिए रीजनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का रीजनिंग जिसमें तर्क ज्यादा हो। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर सभी मुंह करके खड़े, उत्तर की ओर। अब इसमें क्या रहा है कि ई और आई के बीच में 3 व्यक्ति है। अगर बात किया जाए ई के बारे में, तो यहाँ पे ई ले लीजिए, यहाँ पे इसके बीच में मात्र 3 ही व्यक्ति है। ठीक है, जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। अब जे के दाईं ओर बोलेंगे तो केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट कहता है कि ई जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ई जो है वो जे के बाईं ओर, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। ठीक है, दूसरा, इससे पहले वाला क्या है, थोड़ा सा आगे वाला भी पढ़ना चाहिए कभी कभी। यहाँ देखिए, जे के दाईं ओर केवल 3 है, तो जे के दाहिनी ओर केवल 3 है, तो जे के आई है तो एक और यहाँ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है अब कि एच ई और जी के ठीक बगल में बैठा है। एच जो है, ई और जी, ई यहाँ है और जी यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एच बैठेगा भी बगल में, दोनों के बगल में, मतलब कि बीच में है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि के जो है, के ई के ठीक बगल में नहीं है, ई के बगल में के नहीं है, तो के इस साइड नहीं होगा, क्या होगा, दाहिना साइड, के यहाँ पे आ जाएगा। अब जब के यहाँ पे आ गया तो बच गया कौन, बच गया यहाँ पे एफ। एफ जो है आपका यहाँ पे आएगा। अब स्टेटमेंट कर रहा है कि बीच में कौन है, पंक्ति के ठीक मध्य में, तो मध्य में कौन हो जाएगा, जी। तो सिंपल है, इसको बस थोड़ा सा जो कथन दिया हुआ उसको ध्यान से पढ़ के। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त मतलब एलसीएम, उनके महत्तम समवर्त एचसीएफ के 14 गुना है। मतलब एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम हो जाएगा 14x, और फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर a गुना b।
ए है 36 पहली संख्या और बी आपको बताना है, तो बी क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन से देखें कि इसमें 36 में तो 14 का मल्टीपल नहीं है, तो बी में 14 का मल्टीपल होना चाहिए, तो बी जो होगा 14 का मल्टीपल होगा। 14 का मल्टीपल हम देखेंगे तो एक ही है, 126। ठीक है, तो 126 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर हम सोल्व करना चाहें तो आगे बात देखिए कि एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है वो 270 है। तो 14x और x को जो अब जोड़ेंगे हम तो 15x हो जाएगा। तो 15x का वैल्यू आपको 270 हो गया। 15 से अगर काटते हैं तो 12 बार में हो जाएगा ये। 270 है तो ये 18 बार में, 15 एकम 15 और 15 8 120। एक्स का वैल्यू जो हो गया वो आपको 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू अगर 18, यहाँ पे 14 गुना 18 लिखेंगे और इधर भी लिख देंगे 18, तो 18 गुने 18 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए क्या b का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इकाई अंक से भी काम चला सकते हैं कि 8 8 ही 64 हो जाएगा। 64 4 हो गया, 4 चक 16, 6 आना चाहिए लास्ट में। तो इसमें 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 आएगा। तो 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके वो 6 आएगा। तो 6 वाला आंसर हो जाएगा। काहे हला करते, तो पूरा गुना करने की, खास करके एलसीएम एचसीएफ में पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको जो है मल्टीपल यूज करना है और ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज है, देखिए 10 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुना। तो फिर अगला साल 10 वर्ष में भी 3 गुना होगा। ठीक है, तो आपको मल्टीपल जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो 9 गुना कितना साल में हो जाएगा, 20 साल में। तो 20 जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो गुना जो होता है वो क्या होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है, गुना ही होता है, उसको गुना करेंगे। अगर बोलता है कि 27 गुना, तो एक बार और 10 साल में फिर 3 गुना और कर देते तो 30 साल में जो है वो 27 गुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से है, ज्यामिति से। देखिए इसमें क्या है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। तो इसमें फिगर देखिए, इसको फिगर आपको दिमाग में रखना है। एबीसी एक ट्रायंगल, इसमें एंगल ए का जो है समद्विभाजक, ये एंगल ये इक्वल है, तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, समद्विभाजित करती है। और बीसी को जो है वो डी पे काट, यदि एम ए सी 4.5 है, 4.2 हो गया। बी डी जो है, बी डी 4, बीसी जो है, बीसी पूरा 7 है। तो अगर बीसी 7 है तो डीसी कितना होगा, 3। और यहाँ ए बी जो है, ए बी का मान पूछ रहा है, सिंपल सा देखिए फॉर्मूला क्या था, जो जिस रेशियो में बी डी और बी सी बढ़ता है उसी रेशियो में ए बी और ए सी बढ़ता है। मतलब कि 3 का वैल्यू देखिए 4.2 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 14 गुना है, 14 3 42, यहाँ 14 जगह कितना हो जाएगा, 56, 5.6 हो जाएगा। तो 5.6 इसका आंसर होगा। मतलब थ्योरी याद रखेगा, संविभाजक रेखा जो है ए बी रेशियो ए सी है, इसी अनुपात में आपका बी डी रेशियो डी सी होगा, संधि भाग करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार ग्राहकों के लिए 2 योजना लाए। एक पे कह रहा है कि 30% और 20% की क्रमिक छूट है, और दूसरा पे कह रहा है कि 2 खरीदने पे 1 मुफ्त में मिलेगा। तो किसमें कौन सा ज्यादा है और डिफरेंस बताना है। तो देखिए 30% छूट और 20% छूट। ठीक है, तो 30 + 20 होगा और फिर -20
30 गुना 20/100। तो फॉर्मूला जो होता है क्रमिक छूट का x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो जो भी होगा जोड़ से कम ही होता है, जैसे 20 30 50 तो हो गया, और इसमें 30 जीरो कट जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 कम होगा, तो ये आपका 44% हो गया। दूसरी बात क्या है कि 2 खरीदने पे 1 छूट दे रहा है, मतलब क्या कि 3 पे 1 आपको फ्री दे रहा है, 3 पे 1 फ्री दे रहा है, तो ये कितना परसेंट का छूट होगा, ये आपका हो जाएगा 33.1/3%। अब दोनों का डिफरेंस लेना, डिफरेंस कितना होगा 10.2/3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 43 में से 33 जाएगा तो 10, और 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 होगा। इस तरह से घटाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, ये आपका देखिए ये इस टाइप का आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इस पे इसका ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे करा कि कुछ लिपस्टिक जो है वो लाल है, स्टेटमेंट समझो, कुछ का अपोजिट कुछ होगा, स्टेटमेंट उल्टा अगर बोलेंगे तो कुछ का कुछ होगा। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव बात ही सही होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बात सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कुछ लिपस्टिक जो है लाल है और कुछ लाल जो है गुलाबी। इसको आप डायग्राम बना के सोल्व कीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा। जिससे हम देख रहे हैं कि कुछ जो है L4 लिपस्टिक लिखते हैं और R4 रेड लिख देते हैं, ठीक है। तो रेड है, R4 रेड लाल, और कुछ लाल जो है वो गुलाबी, कुछ लाल जो है वो क्या है गुलाबी है, तो यहाँ पे नीचे दे रहे हैं। कुछ रेड जो है वो गुलाबी है, मतलब कि पिंक है। सभी लिपस्टिक रंग है, जितने भी लिपस्टिक है तो लिपस्टिक हम इधर ले लेंगे तो ये रंग है, लिपस्टिक के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये कलर हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ जो है लिपस्टिक गुलाबी है, तो इसमें स्टेटमेंट में कोई बात ऐसा नहीं कहा गया है जो एल और पी में रिलेशन है, लिपस्टिक और पिंक में, तो ये पहला जो है वो सही नहीं है। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ रंग लाल है, कुछ रंग जो है वो लाल, क्योंकि लिपस्टिक रेड है और लिपस्टिक जो है पूरा कलर है, ठीक है। आर वाला जो है कुछ पार्ट वो सी में आ रहा है, तो ये सही होगा, तो बी इसका जो है सही होगा। तो डायग्राम बनाकर जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे अब इसमें देखिए रीजनिंग में कि विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए। ये रन बनाने के बाद उनके प्रति पारी औसत औसत जो है वो 8 रन बढ़ गया। यदि नया औसत 28 है तो x का मान बताइए। मतलब कि 10वीं पारी में कितना रन बनाया जो 8 रन बढ़ गया। तो बात को समझिए, नया औसत कितना हो गया 28, मतलब पुराना औसत जो उसका रहा होगा वो 20 रहा होगा, ठीक है। तो अगर वो 20 ही रन बनाता तो औसत 20 ही होता, ठीक है। मतलब कि 20 तो वो बनाया ही, प्लस में कितना बनाया तो 8 रन सबका बढ़ाया, कितना का 10 पारी का, ठीक है। तो 10 8 कितना हो जाएगा 80। ये समझना है कि 20 और जो भी औसत होता है, जैसे नया वाला औसत 28 है, 8 औसत बढ़ गया तो पुराना वाला कितना होगा 20। तो 20 है, जितना औसत रहेगा अगर उतना ही रन बनाएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, उससे ज्यादा बनाएंगे तो चेंज होगा। तो प्रति पारी 8 बढ़ रहा है और 10 पारी में 8 बढ़ा देना है, तो 80 वो ज्यादा रन बनाएगा। तो 20 और 80 जो है वो 100 होगा। देखिए 62 और 30 का एलसीएम पूछ रहा है, तो ये सिंपल है। अब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखिए, एलसीएम आपको हार्ड भी पूछ सकता है, इजी भी पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा ही। तो एलसीएम जो होता है वो दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 30 से भी होना चाहिए और 62 से भी होना चाहिए, ठीक है। और छोटा, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं फैक्टर देखेंगे, जैसे एलसीएम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 30 है,
तो 3 × 10 है, 62 है, तो 2 × 31 हो गया, 31 तो प्राइम नंबर है। तो आपको देखना है कि जैसे कि मिल कौन रहा है इसमें से, जैसे 2 है, 10 में क्या होता है, 2 और 5 आता है, 2 × 5 = 10, 2 और 10 का एलसीएम जो है वो 10 ही होगा। फिर 31 और 3 का एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, तो 93। ठीक है, तो 93 गुना क्या हो जाएगा, 10, 930। ठीक है, लिस्ट एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे यहाँ पे हम देखें ये दोनों है, 930 भी है और 93 सौ भी है। तो देखते हैं कि 30 से ये डिवाइड ये भी हो जाता है, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन होगा, छोटा वाला होगा इसमें तो। ठीक है, दोनों में जो छोटा होगा वो आंसर होगा, अगर दोनों नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो। नहीं तो अगर एक ही ऑप्शन रहता है तो वही आंसर होता है। तो मल्टीपल हम लोग यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं, कॉमन मल्टीपल यूज करना। जैसे यहाँ पे क्या हम सोचे कि 2 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 10, और 31 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 93, 93 10 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें आपको दिशा बताना है, कह रहा है शहर क्यू, शहर पी के दक्षिण पूर्व में है। शहर पी, तो हम लोग पी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट जो है वो यहाँ पे पी एक पॉइंट लेते हैं, तो पी के दक्षिण पूर्व। ठीक है, डायरेक्शन देख लीजिए, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। तो दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया इधर, 45 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व दोनों के बीच में, साउथ और ईस्ट हो गया। यहाँ पे आपका क्यू है। ठीक है, शहर आर, शहर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। अब आर जो है वो क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम का अंदर साउथ और ईस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो डायरेक्शन आएगा आर का, ये इस टाइप से आएगा, यहाँ पे आर हो गया। शहर आर शहर पी के दक्षिण में है। अब शहर आर जो है वो पी के दक्षिण में, पी के एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो ये तो ठीक ही है। शहर एस, शहर आर के पश्चिम में है। शहर एस जो है शहर आर के पश्चिम में है। और कहा शहर एस के सापेक्ष, शहर एस के सापेक्ष पी का दिशा बता दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तर और पूरब की दिशा में है, उत्तर और पूरब की जो देखेंगे हम लोग 3 अलग अलग भुजा है, और सभी ऑप्शन में आंसर जो है वो रूट में है। रूट में है इसका मतलब कि ये विषम बाहु त्रिभुज होगा, मतलब कोई भी भुजा इसमें समान होने वाली नहीं है, और समकोण त्रिभुज भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे एस, जिसमें को तीनों को जोड़ करके आधा करते हैं। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कि 36 और 34 को जोड़ेंगे, 40 और 30 70, 70 40 120 110 और 2 112 का आधा। ठीक है, तो 56 हो जाएगा इसका आधा। अब यहाँ पे देखना है कि आपको हीरोन का सूत्र क्या कहता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होना चाहिए टर्म।
ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। मल्टीपल भी यूज करेंगे, पूरा कैलकुलेशन सोल्व नहीं। 56 तो होगा ही पहला टर्म, तो 56 हो गया। अब 56 में से हम ए घटाएंगे, ए मीन्स पहला पार्ट। 42 अगर घटा देते हैं 56 में से तो 14 हो जाएगा। दूसरा देखिए, 56 में से क्या घटाएंगे, तो 56 में से 36 घटाएंगे, ठीक है। तो 56 में से 36 घटाएंगे तो 20 होगा। और 34 घटाते हैं तो अब 2 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22। तो ऑप्शन अब देखना है आपको, जो कि ये 56 है, पेयर बनाना है। 14 है दोनों में, 56 क्या होगा, 14 चौका 56। तो 20 में से अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 गुने 5 होगा। तो 56 तो अलग हो गया। अब बात पार्ट जो बच जाएगा वो 22 गुने 5 ही बचेगा। तो 22 5 कितना होगा 110। तो रूट 110 वाला जो है वो आंसर होगा। और यहाँ 14 चक्का 56 और 56 का पेयर बन गया तो वो बाहर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5 कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10 बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर हो जाती है। तो दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या, प्रारंभिक छोटी संख्या पूछ रहा है, मतलब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 205, इनमें से एक संख्या का 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या का 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर हो जाएंगे। तो छोटी जो संख्या होगा उसका हम लोग 10% बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर सिंपल सा इसका देखिए कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक्स और वाई दो संख्या ऐसी है जो बराबर हो रही है। तो छोटी संख्या में 10% बढ़ाएंगे, तो 10% बढ़ाने का मतलब हुआ कि 10 से 11 हो जाएगा, है ना, 1/10 है, तो ये 11/10 हो गया। और 5% कम करने का मतलब हुआ 1/20, 20 में 1 कम करेंगे तो ये आपका 19/20 हो जाएगा। तो 0 से 0 करके यहाँ देखते हैं कि 11 दूनी 22, रेशियो निकालेंगे अगर हम एक्स और वाई का तो क्या निकलेगा 19/22। तो छोटी संख्या 19 का मल्टीपल हो जाएगा, बड़ी संख्या 22 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल से ही आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या 19 बचे 95 होगा, बड़ी संख्या 22 बचे 110, दोनों को जोड़ेंगे तो 205 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपको रेशियो निकाल लेना है इसमें। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एच एन पी टी डब्ल्यू और वाई एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल हैं। मंजिल मीन्स फ्लोर। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और मंजिल बनाएंगे। 6 मंजिल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 मंजिल है। अब स्टेटमेंट को पढ़ना है। एच मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर किसी एक मंजिल पर है, मतलब एच जो है वो 4 के ऊपर है, तो 5 और 6 ये नंबर पे हो सकता है। तो दो कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चन में हम लेके चलेंगे। दोनों साइड है, तो अगर मानते हैं कि एच यहाँ पे होगा, दूसरा साइड में माने कि एच 6 नंबर पे होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। एच और एन के बीच 3 होना चाहिए, तो एच अगर इधर है तो यहाँ पे एन होना चाहिए, और एच अगर 6 पे है तो एन 2 नंबर पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एच और एन के बीच 3 व्यक्ति ही होना चाहिए। अब अगला करा है कि पी एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। पी जो है एन के ऊपर है, ठीक ऊपर, तो यहाँ हो सकता है और
यहाँ भी हो सकता है। अगला स्टेटमेंट है कि P जो है, P और T के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। P और T के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। तो H देखिए, यहाँ अगर H सबसे ऊपर है तो इसके बीच में 3 व्यक्ति नहीं होंगे, T का पोजीशन यहाँ नहीं होगा। लेकिन P यहाँ अगर सेकेंड पे है तो T सबसे ऊपर हो जाएगा और इसके बीच में 3 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर वाला जो है वो स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट साइड वाला इसको हम लोग क्रॉस कर दें। ठीक, क्रॉस कर देना, इस साइड को बस देखना है, लेफ्ट साइड वाला को। इसमें करा है W जो है T के नीचे किसी विषम क्रमांक पर है। विषम मतलब ओड, जैसे ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड। थर्ड क्या हुआ, विषम हो गया। तो तीसरा नंबर पर जो है वो W है, तो बच गया अब कौन, Y। तो Y इसके ऊपर होगा। अब क्वेश्चन करा है कि Y के ऊपर जो है, Y के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है। Y के ठीक ऊपर मंजिल पे H इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही दो जो है लाइनिंग एक ही तरफ। हेलो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। इसमें करा है कि एक शो के टिकट का मूल्य अभिभावकों के लिए 7 रुपया 50 पैसा और बच्चों के लिए 3 रुपया है। यदि कुल टिकट जो है 952 टिकटों की बिक्री हो से 5,925 रुपये राशि एकत्र की गई तो बेचे गए बच्चों के टिकटों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के हम लोग मान लेते हैं कि सबका जो देखिए, बच्चों का टिकट का 3 है और सयान का कितना है 7.5, मतलब ये 4.5 ज़्यादा इसको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 7.5 रुपया है तो इसको कितना ज़्यादा प्राप्त होता है, 4.5 रुपया। ये आपको ध्यान में बस रखना है। तो टोटल टिकट कितना है 952। तो सबको अगर हम मान लें कि 3 रुपया से ही बेच दिए, मतलब सबको बच्चा ही टिकट खरीदा, तो कितना दाम होना चाहिए, 3 से गुना कर दिए। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 पचे 15, ठीक है, 3 27 1 28, मतलब 2056 जो है ये टोटल 3 रुपये के हिसाब से हुआ। अब इस दोनों में डिफरेंस देखा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 5900 कितना है, ये है आपका 5925। इसमें आपको घटाना होगा, तो घटाइए, 5 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक है, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ 1 बच गया, 5 लेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ये 11 में से 5 जाएगा तो 6, ठीक है। अब ये बच गया 8, 8 में से 8 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो मतलब कि 3069 जो है वो बचेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया किसके कारण आया, वो अभिभावक के टिकट के कारण आया, और अभिभावक के टिकट में एक पे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 4.5 रुपया। तो हम लोग 4.5 रुपया को क्या लिख सकते हैं, 9 रुपया का आधा, बस ये मैंने समझना है। तो 9/2 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 9 से जब काटेंगे 9 तिया 27, बच जाएगा 3 पर 6 9 चक 36 और 9 एकम 9, इसका डबल हो गया, 2 से गुना कर दिए, ठीक है, 6 8 और 2, तो 682 जो होगा ये अभिभावक की संख्या हो गई जो टिकट खरीदे हैं। तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो बच्चों की संख्या निकल जाएगा। अगर अभिभावक का पूछता तो 682 हो जाता, डी हो जाता, 4 नंबर हो जाता। लेकिन इसको जब माइनस कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा 270, वो बच्चों की संख्या होगी। ठीक है, तो बस इसमें यही देखना है, जो ज़्यादा है उसको रखना है, बराबर के हिसाब से दाम निकालना है, जो एक्स्ट्रा है उसको एक्स्ट्रा से भाग देना है। ठीक है, तो ज़्यादा वाला का वैल्यू निकल जाएगा, उसको माइनस करेंगे टोटल टिकट में तो कम वाला का भी निकल जाएगा। दूसरा है कि हम लोग ऑप्शन से भी सोच के बना सकते थे, है ना, कि ऑप्शन से देखना है कि 300 है, 300 के हिसाब से पहले मानते, जो आसान हो गुना भाग करना उसके हिसाब से
300 टिकट का दाम था, 3 900 रुपया होता है, 900 रुपये इसमें माइनस कर देते तो आपको 5000 के आसपास होगा, 5025 बच गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर 300 माइनस करते तो 652 बचता है। इसको अगर गुना करते 7.5 से तो कितना आता है, और तब जो है मैचिंग अगर जिस पे हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो है आपका सबसे आसान तरीका है कि कैलकुलेशन अगर डिफ़िकल्ट भी रहेगा तो इससे ठीक है। 6 वर्ष पहले की आयु, अब यहाँ का था 6 वर्ष पहले जो है कमल की आयु विष्णु की आयु की 5 गुनी थी। उनके पिता की आयु 5 गुनी थी कि अगर विष्णु x था तो पिता कितने रहे होंगे 5x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6x, 6x का वैल्यू कितना हो गया 48। ये माइंड में भी सोच सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6x का वैल्यू 48, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। अब x का वैल्यू 8 हो गया, ठीक है। देखिए x जो हम माने हैं ये 6 वर्ष पहले वाला माने, तो x 8 है 6 वर्ष पहले, ठीक है, और ये 8 बच्चे हो गए 40 कमा 6 वर्ष पहले की बात है। लेकिन विष्णु की पूछ रहा है वर्तमान आयु, है ना, तो विष्णु का 6 वर्ष पहले की आयु 8 है, इसमें 6 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14, तो 14 वर्ष जो है वो वर्तमान आयु हो जाएगी। तो 6 वर्ष पहले जा रहे हैं तो दोनों का तो 6 6 12 तो घटेगा, तो 6 वर्ष पहले 48 उनके योग होगा, और कह रहे हैं 5 गुना है तो ये x है तो 5x जोड़ेंगे तो 6x का वैल्यू 48, x का वैल्यू 8, तो 6 साल पहले जो विष्णु का आयु 8 है तो अभी कितना होगा 6 वर्तमान में, 6 साल जोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें कह रहा है कि इन विकल्प में सबसे छोटी भिन्न का चयन की, सबसे छोटा भिन्न कौन है। अब ध्यान दीजिए स्टेटमेंट आपको बस सिंपल सा है, ऊपर वाले सेम है और नीचे वाले क्या डिफरेंट है, तो नीचे जो भी नंबर छोटा होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा, और जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा वैल्यू देगा। मतलब ये एक एग्जांपल समझिए, ऊपर में सब में 20 ही है, तो 20 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना देगा 5, लेकिन अगर हम 20 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा 4। तो वैल्यू नीचे अगर बढ़ रहा है तो ऊपर वाला ओरिजिनल वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न होने के लिए क्या होगा, नीचे वाले जो है हर जिसको कहते हैं वो बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा जो है 155 सबसे, वो 3 नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, रेलगाड़ी जो है 6 बजे जो है सुबह AM इस मॉर्निंग स्टेशन M से प्रस्थान करती है और उसी दिन 2 बजे जो है स्टेशन N पर पहुंच जाती है। 2 बजे दोपहर, PM इस दोपहर, तो 6 से 6 12 हो गया और टोटल कितना 8 घंटा हो गया, ठीक है। पहली बात यह 8 घंटा हो गया। अब इसमें कह रहा है रेलगाड़ी B जो है 8 बजे सुबह चलती है N से और उसी दिन 3 बजे M पर पहुंच जाती है, तो 3 बजे पहुंचते, इसका अर्थ कितना हो गया 4 और 3 7, क्योंकि 12 तक 4 घंटा होगा फिर 3 घंटा होगा 7 घंटा ये चल। तो रेलगाड़ियां ए और बी के मिलने का समय क्या था? कब मिलेगी रेलगाड़ी ए और बी। अब बात यहाँ पे समझना है कि ए जो है एम से प्रस्थान करती है और एन पे जो है 2 बजे पहुंच जाती है, और रेलगाड़ी बी जो है वो एन से प्रस्थान करती है और तो देखिए यहाँ पे इसको 8 घंटा लग रहा है, इसको 7 घंटा, तो हम लोग दूरी एक मान लेते हैं, ठीक है। जैसे 8 7 का एलसीएम 56, 56 जो है डिस्टेंस मान लिया जाता है दोनों के बीच, एम और एन के बीच। देखिए ये आपका एम हो गया और ये एन हो गया, तो एम एन के बीच दूरी कितना हम मान लीजिए 56, दोनों का एलसीएम। तो अगर बात किया जाए कि इसका स्पीड कितना हो जाएगा ट्रेन ए का, तो 8 घंटा इसको लगता है, भाग देंगे तो इसका स्पीड हो जाएगा 7,
और बी जो है एन से चलता है, इसका 7 घंटा लगता है, तो इसको अगर हम भाग दे देते हैं, इसका स्पीड हो जाएगा 8। ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि रेलगाड़ियां ए और बी के मिलने का सही समय क्या है। रेलगाड़ी ए और बी कितना बजे मिलेगी, ध्यान से देखिए कि रेलगाड़ी ए जो है वो 6 बजे ही चलता है और रेलगाड़ी बी जो है 8 बजे। हमको 8 बजे तक कितना ए चल दिया ये समझना है। तो 7 का स्पीड है, तो 2 घंटा अगर ये चलेगा तब तो 8 बजेगा। तो 2 घंटा अगर चलेगा तो 7 दूनी 14, मतलब कि यहाँ तक हम 8 बजे तक की बात करते हैं। ठीक है, 8 बजे सुबह AM। तो यहाँ ये 14 चल देगा, तो 14 तो कम करना होगा 56 में। अब बात समझिए, यहाँ 8 बज रहा है सुबह और 56 में से अगर हम 14 घटा दे तो बचेगा कितना, 42। 42 डिस्टेंस कह रहा है, ये भी 8 बजे चलेगा। इसका स्पीड 7 है और इसका स्पीड 8, जब दोनों चलेगा तो 8 7 15, 15 के स्पीड से चलेगा। मतलब 1 घंटा में जो है 15 किलोमीटर कवर करेगा। और कवर कितना करना है, 42। तो 3 घंटा से थोड़ा सा कम रहेगा। अब ध्यान से देखिए कि 42 में हमको 15 से डिवाइड करना है, 42 है। ठीक है, तब का 42 है, इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 15 से। 7 और 8 का क्या है, रिलेटिव, मतलब सापेक्षिक चाल हो गया। तो 15 दूनी 30, 2 घंटा तो लगेगा ही और बच जाएगा इसमें 12। तो 12/15 जो हो गया। ठीक है, तो इसको और हम काट के छोटा भी कर लेते हैं। 3 से अगर हम काटते हैं डायरेक्टली तो ये आपका 14 हो जाएगा और 3 से काटेंगे इसको तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 14/5 हो गया, तो 5 दूनी 10, बच जाएगा कितना, 4। तो 4/5 जो है ये कितना मिनट देता है, तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट। मतलब 8 में 2 जोड़ दिए 10 हो गया, 10:48 इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, इसको आप फिर से जो है समझ सकते हैं। कह रहा है कि इसको 6 बजे चलता है, 2 बजे पहुंच जाता है, कितना घंटा लगता है इसको, 8 घंटा। बी जो है 8 बजे चलता है और 3 बजे पहुंच जाता है, इसको 7 घंटा लग रहा है। तो दोनों को हम लोग डिस्टेंस दोनों के बीच मान लिए, दोनों का एलसीएम 7 और 8 का 56, तो ये ध्यान देना है कि 56 एलसीएम हो गया। अब टाइम जब हम लोग टेकिंग करेंगे पकड़ने वाली बातों को तो बराबर करना होगा, 6 बजे पहले जो चला उसको बाद वाला के बराबर करना, तो 2 घंटा ये एक्स्ट्रा चल दिया। तो 2 घंटा में 14 चलेगा, 14 माइनस कर दिए 56 में से तो 42 होगा। अब 42 पे ही डिस्टेंस। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो समकोण है। tan A 1/√3 है, तो sin A cos सब का मान बताना है। अब सिंपल सा देख लीजिए बात। एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर फॉर्मूला आपको पता है कि sin A इंटू कॉस बी, कॉस A इंटू बराबर sin A प्लस बी हो जाता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है, sin A प्लस बी का भी 90 होगा, 90 का मान 1 होता है। दूसरा लोग मेथड देखते हैं कि sin A है, cos C है। तो यहाँ पे देखिए कि tan A/√3 है, tan A का मान 1/√3 है जो कि 30 डिग्री का मान होता है, तो A का मान 30 डिग्री होगा। साइन 30 का मान हम लिखेंगे 1/2। तो जब A 30 होगा तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा आपका 60। जब A 30 हो गया तो C कितना हो जाएगा, 60। C अगर 60 है तो cos 60 का मान जो है 1/2 ही होता है, प्लस देना है। cos A है मतलब cos 30 का मान √3/2 और cos sin 60 का मान √3/2, तो हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों का जो है √3/2, इसका भी हो जाएगा √3/2।
तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये आपका हो गया 1/4, ये हो जाएगा 3/4, जब जोड़ेंगे तो हो गया 1। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है, तो आज से 100 दिन बाद कौन सा तिथि और दिन होगा? दो बात इसमें पूछ रहा है, तिथि डेट भी और दिन भी। तो सबसे पहले हम लोग दिन देखते हैं कि जो भी दिन निकालना 7 से डिवाइड करते हैं, बच गया रिमाइंडर कितना, 2, 98 हट ही जाएगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 दिन जोड़ेंगे, सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार, तो बुधवार वाला आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है, बाकी ये नहीं। ठीक है, तो बुधवार आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन 2 में है बुधवार, तो अब आपको 1 मई होगा कि 2 मई, ये डेट देखना है। इसको थोड़ा सा हिसाब जोड़िए कि जनवरी जो है 2020 की बात है, जो कि लीप ईयर है। ठीक है, तो जनवरी जो होगा वो 31 दिन का होगा, तो जनवरी 31 में तो 22 है, तो इसमें 9 दिन बच गए, प्लस फरवरी जो होगा 29 का होगा क्योंकि लीप ईयर है, मार्च जो है वो 31 का होगा, अप्रैल जो है वो 30 का होगा। अब इस सब को जोड़िए कितना दिन हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे हमको जोड़ना है, तो यहाँ पे 29 है, 31, एक इसको देंगे तो 30, 30, 30, 90 हो गया, 9, 99, 99 दिन में पूरा खत्म हो गया। अब बच गया एक दिन, तो मई के बाद, अप्रैल के बाद क्या होगा, मई, तो 1 मई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि लीप ईयर था 2020, इसलिए 29 दिन ऐड किए। तो जो भी समय होता है 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो रिमेनिंग बचता है वही दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो डिवीजन बहुत कम होता है। ठीक है, सबसे पहले सोचना है एडिशन और मल्टीप्लाई, ज़्यादा सोचेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 4 है और 11 है, 11 चक 44 ज़्यादा हो गया। अब 11 4 15 जोड़ते हैं तो 15 होगा, 15 से 31 कैसे हो गया, तो 15 का क्या कर दिया, डबल कर दिया, और प्लस 1 कर दिया। तो ये नीचे फॉलो होता है कि नहीं? जैसे 3 और 9 कितना हो गया, 12, तो 12 का डबल करेंगे और एक जोड़ देंगे, तो 24 से 25। तो जब दोनों फॉलो हो गया तो आपका 100% ये पैटर्न सही है। इसी पैटर्न में देखना है, मतलब पहला दूसरा को जोड़ना है, जैसे 8 2 16, 16 दूनी 32, और 8 2 10 है, 10 दूनी 20, एक 21 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, इसे पहला नहीं सही होगा। दूसरा देखिए 6 और 15 21 है, 21 दूनी 42, 42 प्लस 1 43, तो ये 20 सही होगा। बाकी और भी, जब एक सही हो जाएगा तो बाकी को जांचने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इस पैटर्न पे देखिए, नया नया पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कूट भाषा है, कोडिंग, बस इसको देखना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार समझना। सबसे पहले देखिए, ये आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें जो है वो लाइनिंग है जिसको हम लोग डॉलर पढ़ते हैं, उसका संकेत क्या, सबका संकेत देखिए, एस वाले के सामने ए है तो हम लोग ए लिख दिए, 2 के सामने एल है तो एल लिख दिए, 3 के सामने एस है, प्रतिशत परसेंटेज के सामने जो है डी है, और 4 के सामने जो है वो बी है। ठीक है, ये लिख दिए। अब इसमें जो कर रहा है शर्त कंडीशन, उसको देखते हैं। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक अगर एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, तो देखिए पहला प्रतीक है, सिंबल है, और अंतिम में क्या है, संख्या है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल जाना चाहिए, मतलब पहला और अंतिम घटक को बदल देना है, ए की जगह पर बी होगा और बी की जगह पर ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया आपका बी, और यहाँ पे आ गया A। बस। दूसरा देखिए, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, तो पहला घटक तो विषम संख्या नहीं है, तो दूसरा तो नहीं होगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक पूर्ण वर्ग है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा तो परिपूर्ण वर्ग स्क्वायर नहीं है,
ये भी नहीं होगा, तो जो फॉलो करेगा उसी को चेंज करेंगे बस। अब आपसे पूछ रहा है इसमें इसका आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में बी हो जाएगा, BLSDA, है ना। तो पहला रूल शर्त के अनुसार ही बस चेंज होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए अब इसमें देखते हैं, ये आपका पाई चार्ट है। तो हम जानते हैं कि एक सर्किल जो होता है उसके केंद्र पे जो है सेंटर में वो 360 डिग्री का कोण बनता है, और ये पूरा परसेंटेज जो डील हम लोग करते हैं वो 100%। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि 100% जो है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। ठीक है, तो 100% किसके बराबर होगा, 360। ये समझ के चलिए। इसमें अब किसका पूछ रहा है, अगर हम 10% की बात करें तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये 36 डिग्री के बराबर होगा। अब इसमें कह रहा है आपको एपिसोडो देखिए सीजन 3, तो सीजन 3 जो है ये 25% है, 25% का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको समझना क्या, 100% का है 360, 25% मतलब इसको 4 से भाग करेंगे तो 360 को भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एक द्विघात समीकरण का है, इक्वेशन बेस्ड, 4x² माइनस mx प्लस 25 इक्वल टू 0 का एक मूल मतलब रूट 5/2 है, तो m का मान बताइए। देखिए जो भी मान होता है इसमें देने पे 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि 5/2 है, 5/2 का स्क्वायर करना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो 25/4 हो गया। तो हम देखें कि 4, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन, 4 गुना 25/4 होगा। यहाँ एम एक्स है, एक्स का मान क्या होगा, 5/2, और यहाँ पे दिया हुआ है 25, सब मिला के 0 होना चाहिए। तो 4 से 4 कटेगा, 25 25 कितना हो गया, 50। अब m का मान कितना रखेंगे, जो 50 होगा तभी तो 0 होगा, तब ऑप्शन यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए ऑप्शन हर जगह यूज करना है आपको। तो 20 25 100 का आधा 50, है ना, इसलिए m का वैल्यू जो होगा वो 20 हो जाएगा। तो देखिए निकटतम लगभग में आपसे संख्या पूछ रहा है, आप भी जो है लगभग में ही सोचिए। ठीक है, 1 2 से कोई इसमें चेंज होने वाला डिफरेंस जो है यहाँ पे थोड़ा अलग अलग है। तो लगभग में कैसे सोचना है, यहाँ पे 3.99 है, तो इसको तो 4 हम मान ही सकते हैं, 9.99 है तो 10, तो 10 चक कितना हो गया, 40। और यहाँ पे देखिए ये 18 हो गया, गुना 3.99 है तो 4 प्लस यहाँ हो गया 40। अब 18 चक 72 हो गया, 72 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। अब आंसर जो होगा, देखिए हम लोग थोड़ा ज्यादा माने हैं तो आंसर 112 एग्जैक्टली नहीं होगा, 112 से होगा भी तो थोड़ा कम, थोड़ा कम तो कोई है ही नहीं, है ना, इसलिए लगभग में पूछ रहा है तो क्या होगा आंसर, 112। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी यही है कि आपको सिंबल देख के बताना है। देखिए कह रहा है इसमें, यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से 10वें स्थान पे होगा। बाईं मतलब लेफ्ट। ठीक है, तो आपको ये है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो अगर ना सभी संख्या को हटाना है, बाकी सिंबल को नहीं हटाना है, लेटर को नहीं हटाना है, तो 10वें स्थान पर कौन है, बस गिन के आपको बता देना था, है ना, काउंट कीजिए यहाँ से कि जेड है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, यहाँ तक आपका 5 हो गया। 2 9 को हटा देना है, तो 5 के बाद क्या हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आई को 6, ये 7 होगा, ये 8 होगा, और ये 9 हो जाएगा। तो 9 के बाद क्या क्या होगा, 10, तो 10 नंबर पे कौन आने वाला, 10 नंबर पे कौन आएगा, एल। तो एल जो है आंसर होगा। तो रीजनिंग का जो है क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन आपको
ध्यान से देख के बस जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए काम और समय, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग जो है एलसीएम मेथड से ही बनाते हैं। जैसे ए और बी, ए कार्य को 9 दिन में और 12 दिन में करते हैं, मतलब ए 9 दिन में और बी 12 दिन में। तो 12 9 का एलसीएम लेंगे हम लोग 36। तो 9 दिन में कराए तो इसका क्षमता जो है कितना हो जाएगा, 4। क्षमता निकाल रहे हैं डिवाइड करके। तो क्षमता ए का 4 हो जाएगा, बी का पूछेंगे तो 3, दोनों का क्षमता जोड़ देंगे तो 7। तो यहाँ पे क्या करते, ए कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये कि एक दिन ए करता है और दूसरा दिन बी करता है। तो 2 दिन में काम कितना है, दोनों को जोड़ेंगे हम तो 7। तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक है, तो 35 काम कितना दिन में होगा, 5 से गुना कर देंगे, इधर भी 5 से गुना। ठीक है, मतलब 5 गुना कर दिए, मतलब कि ये कि 10 दिन में जो है वो 35 काम हो जाएगा। बच गया कोई एक। अब एक काम को कौन कर रहा है, पहला ए स्टार्ट कर रहा है, तो ए ही करेगा, तो 1/4 हो जाएगा। 10 पूर्णांक 1/4 दिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 150 की एक धनराशि को 2 भाग में करना है। इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है। अब ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं इसको 2 भाग इस तरह से कि पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, तो दूसरा भाग क्या है? तो दूसरा भाग तो छोटा होगा, अब छोटा है तो 2 ऑप्शन आपके पास है बस, 37 और 35। तो दूसरा भाग का 3 गुना करना है और 2 जोड़ना है। इसमें अगर हम 3 गुना करेंगे, 37 को 3 गुना करेंगे तो 37 से 111 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 113, और 113 में 37 अगर ऐड कर देंगे तो 150, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से बना सकते हैं। दूसरा देखिए, इसका पहला भाग जो है पता नहीं लिख कर है कि दूसरा भाग से 2 अधिक है 3 गुना से। तो तीसरा दूसरा भाग को अगर हम x मानेंगे, इसका 3 गुना 3x हो गया प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये आपका पहला भाग हो गया। अब पहला दूसरा को अगर हम जोड़ ही देते तो 150 होगा, मतलब कि 4x प्लस 2 का वैल्यू जो है 150 हो गया। 2 घटा देंगे तो 4x का वैल्यू हो जाएगा 148। बस इसको भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 37 आंसर हो जाएगा x का वैल्यू, जो कि दूसरा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुछ बर्तन जो है मिट्टी है, कुछ है तो देखिए डायग्राम ही बनाएंगे, कुछ ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग बस लिखेंगे, बहुत से बर्तन हो गया, मी से मिट्टी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सभी फूल मिट्टी हैं, अब सभी फूल जो है वो मिट्टी है। सॉरी, सभी नहीं है, कुछ फूल जो है मिट्टी है, कुछ फूल जो हो जाएगा ये मिट्टी हो जाएगा। सभी मिट्टी कीड़े हैं, जितना भी मिट्टी है वो कीड़ा है, पूरा मिट्टी जो है वो कीड़ा है। तो हम लोग मिट्टी का वाला पार्ट जो है पूरा कीड़ा में कवर कर देंगे। ये आपका हो गया कीड़ा वाला पार्ट। अब आप देखिए कि कुछ फूल कीड़े हैं, कुछ फूल कीड़े हैं, हाँ, क्योंकि ये पार्ट मिट्टी वाला में आ रहा है फूल का, तो ये पहला सही है। दूसरा देखिए, कुछ बर्तन फूल हैं, कुछ बर्तन जो है फूल है, बर्तन फूल में कोई संबंध नहीं है ना, कोई टचिंग पॉइंट नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। तो केवल एक जो है इसका निष्कर्ष निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पे है, शीर्ष से 12वें स्थान पे, और नीचे से 15वें स्थान पे। कुल कितने विद्यार्थी ने परीक्षा दी, देखिए एक ही पर्सन, ऊपर से 12 है नीचे से 15 स्थान, वो तो 2 बार काउंट हो गया। तो आपको क्या है, दोनों को जोड़ना है और एक कम करना है। 15 12 27, एक कम करेंगे तो 6। मतलब ऊपर से ये 12 नंबर पे है, नीचे से 15 नंबर पे है, तो 12 15 27, एक दो रिपीट हो रहा है, तो एक कम करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें। देखिए ये भी मंजिला क्वेश्चन ही है,
HNPTW और Y एक ही इमारत में 6 अलग मंजिल पे हैं। तो 6 मंजिल है तो हम लोग लाइनिंग इसी तरह से बनाएंगे, 6 लाइनिंग खींचेंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। H किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, नीचे से काउंट हो रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, H किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है किंतु मंजिल क्रमांक 3 पर नहीं है, 3 नंबर पे नहीं है, तो या तो 1 पे होगा या 5 पे होगा। ठीक है, तो हम लोग दो ऑप्शन यहाँ से बनता है, या तो H 1 पे होगा या H 5 पे होगा, क्योंकि H 3 पे नहीं है। दोनों साइड से हम स्टेटमेंट लेके चलेंगे। H और N के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। H और N के बीच, अगर H यहाँ है तो N यहाँ लिखेंगे, दोनों के बीच केवल 2 व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति P और N, मुझे P N के ऊपर किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पे है। P जो है N के ऊपर, N के ऊपर किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, तो यहाँ पे P हो सकता है, 5वां पे, यहाँ तीसरा पे भी हो सकता है, ये भी सही है। अब कह रहा है कि P और T के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि P और T के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, न तो T और न ही W सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहते हैं। मतलब T भी ऊपर नहीं है और W भी ऊपर नहीं है। तो अगर T और W को हटा दिया जाए, ठीक है, तो कौन बच गया? Y। ठीक है, तो Y का जो पोजीशन है वो ऊपर फिक्स हो गया। जब Y ऊपर फिक्स हो गए, अब आपको बताना है कि P और T के बीच में, P और T के बीच में तो व्यक्ति यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि T ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इधर वाला स्टेटमेंट अब गलत हो गया। अब इधर वाला को हम लोग फॉलो करेंगे बस। यहाँ P है और यहाँ पे हम देंगे T, तब जाके 2 बीच में होगा। तो ये T है तो इसके ऊपर क्या बच गया? वो W। अब इसके अनुसार आपको स्टेटमेंट आंसर देना है। तो यहाँ देखिए कि T के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, बस आपको बताना है T के नीचे कितने, केवल एक ही है, H। तो एक आंसर होगा। अगर पूछता कौन, तो H। तो मंजिल वाला में जो है क्वेश्चन में आपको दोनों साइड बना के चलना रहेगा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा आपसे। चलिए एक और देखते हैं हम रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें देखिए कह रहा है कि बाएं दाएं, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है? पहली संख्या क्या है? 689। दूसरी क्या हो जाएगा? 567। तो 567 में देखिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक मतलब कि 5, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 186। 186 के तीसरे अंक, 186 का तीसरा अंक कौन हो जाएगा इसमें? 6। ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया। अब देखिए कि दोनों का जोड़ने के लिए कहता है 6 और 5 कितना हो जाएगा? 1। तो इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें देखने में लग रहा है अब हल्का भारी टाइप का, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए। 48 से 16 हो गया, 96 से 121 से कितना होगा? ठीक है, तो देखिए 48 है और 16 हो गया, तो ये कैसे